नमस्कार। पाठ एक लेसन 1 रूल्स ऑफ एटिकेट शिष्टाचार के नियम। दोस्तों, किसी भी भाषा की आत्मा होती है शिष्टाचार के नियम। जब तक हम शिष्टाचार के नियमों को नहीं जानेंगे तब तक हम भाषा को महसूस नहीं कर सकते। हम किसी भी भाषा या धर्म से जुड़े हों, परिवार में जब कोई बच्चा बड़ा होने लगता है और जब उसे मम्मी और पापा बोलना आ चुका होता है, तो हमारा पहला कार्य होता है उन्हें शिष्टाचार के नियमों के बारे में अवगत कराना। जैसे मेहमान के आने पर हम अपने बच्चों को कहते हैं, चलो बेटा अंकल को नमस्ते करो, अंकल को बैठने के लिए कहो। जाते समय हम कहते हैं, आंटी को बोलो फिर से आइएगा, इत्यादि। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी भाषा में भी अनेक शिष्टाचार के नियम हैं जिन्हें वार्तालाप के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसा हिंदी भाषा में हम शिष्टाचार के नियम का पालन करते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसा ही अंग्रेजी भाषा में भी हो। कहीं कहीं पर यह ठीक उलट भी हो सकता है। रूल नंबर 1, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड मॉर्निंग और जाते समय कहेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे। ओके बाय का अर्थ हुआ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। हैव अ नाइस डे मतलब आपका दिन शुभ बीते या हैव अ गुड डे आपका दिन अच्छा बीते। रूल नंबर 2, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड आफ्टरनून और जाते समय हम कहेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे। ध्यान देने वाली बात यह है कि शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश भारतीयों को इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। रूल नंबर 3, शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, जी हाँ रात 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड इवनिंग और जाते समय हम कहेंगे गुड नाइट। अगर सोने जा रहे हैं तो हम साथ में ये भी कह सकते हैं टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। ये रूल थोड़ा सा अजीब है क्योंकि रात 12 बजे तक गुड इवनिंग कहा जाता है, 8 बजे या 9 बजे तक अगर कहा जाता तो शायद बात समझ में आती। इसके पीछे कारण है इंग्लैंड की भौगोलिक परिस्थिति। वहां पे सूरज लेट से डूबता है, इसलिए वो 12 बजे तक को शाम मानते हैं। चूंकि यह ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, अतः इस नियम का पालन हमें करना होगा। रूल नंबर 4, रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं या किसी को फोन करते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। इसके पीछे कारण यह है कि रात 12 बजे ठीक आपकी तारीख बदल जाती है। तो चूंकि नया तारीख आ गया, नया दिन चढ़ गया, तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर 24 घंटे का सर्कल देखें तो रात 12 से लेकर दोपहर 12 गुड मॉर्निंग, 12 से 5 गुड आफ्टरनून और 5 से लेके 12 गुड इवनिंग। 12 घंटे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, 5 घंटा गुड आफ्टरनून और 7 घंटे गुड इवनिंग का प्रयोग होता है। रूल नंबर 5, यदि हम किसी से चैट कर रहे हों तो स्टार्टिंग में हम कहेंगे हाय, हेलो, हेलो या व्हाट्सएप। यहां पर हेलो की 2 स्पेलिंग है, HELLO या HALLO। दोनों में किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं या साथ में आप व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मतलब और बताइए या कैसा हालचाल। लेकिन ध्यान देना है, व्हाट्सएप एक प्रकार का स्लैंग है। इसका प्रयोग आप अपने परिवार के लोगों या दोस्तों के बीच ही करें। औपचारिक रूप से किसी गुरुजी या टीचर या अपने सीनियर्स के साथ नहीं करना है। रूल नंबर 6, यदि हम किसी से निवेदन करना चाहते हैं तो हम प्लीज का प्रयोग करेंगे। जैसे इधर आइए, प्लीज कम हियर, मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। हम चाहे तो काइंडली का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि दरवाजा खोलिए, काइंडली ओपन द डोर। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर उपरोक्त वाक्यों में प्लीज का प्रयोग ना किया जाए तो यह खतरनाक रूप से आदेश का रूप ले लेगा। मान लो आप अपने किसी बड़े को बोलते हो कम हियर, तो यह आप आदेश दे रहे हैं, इसलिए आपको प्लीज जरूर लगाना चाहिए। रूल नंबर 7, यदि हम किसी व्यक्ति को कोई चीज ऑफर करना चाहते हैं या किसी चीज के लिए पूछना चाहते हैं तो हैव का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि आपके घर में कोई सर, सीनियर या पड़ोसी आ गए, तो आप शिष्टाचार के नाते उनसे कहते हैं चाय लीजिए, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज हैव टी। या आप कहते हैं कि नाश्ता लीजिए, तो प्लीज हैव ब्रेकफास्ट। या आप कहते हैं मेरा मोबाइल ले लीजिए, तो प्लीज हैव माई मोबाइल। तो कोई चीज लेने के लिए, ऑफर के लिए हम हैव का यूज करते हैं और चूंकि निवेदन भी कर रहे हो तो आप प्लीज भी लगा रहे हो। रूल नंबर 8, यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़े तो आप निम्न शब्दों या वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सिंपली सॉरी बोलेंगे या आई एम सॉरी। और अगर गलती या भूल ज्यादा बड़ी हो गई, कुछ ज्यादा आपने नुकसान पहुंचा दिया, तो आप बोलेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जैसे किसी के पैर के ऊपर आप पैर रख दिए
या गाड़ी से ठोकर मार दिए या उस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अर्थात मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। रूल नंबर 9, यदि कोई व्यक्ति हमारी किसी तरह से मदद करे तो मदद के बदले हम आभार व्यक्त करेंगे और उसके लिए हम बोल सकते हैं थैंक यू, या थैंक यू वेरी मच, या थैंक्स अलॉट, या सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच आपका खूब सारा धन्यवाद, थैंक्स अलॉट इसका भी मतलब खूब सारा धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू आप एक अच्छे इंसान है जो आपने मेरी मदद की। रूल नंबर 10, यदि कोई हमें थैंक्स कहे तो हमें उसका उत्तर जरूर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मैनरलेस कहलाएंगे। मान लीजिए किसी ने आपको मदद दिया या आपने किसी को मदद दिया, बदले में उसने थैंक्स कहा, तो आप बोलेंगे इट्स ओके, ठीक है, या फिर आप बोलेंगे मेंशन नॉट, या नो मेंशन प्लीज, या यू आर वेलकम, या इट्स माय प्लेजर। मतलब किसी को आपने लिफ्ट दिया, लड़का उतर के आपको थैंक्स बोलता है तो आप बोलेंगे इट्स ओके, चलता है, सबको लिफ्ट देते हैं, आपको भी हमने दे दिया। या मेंशन नॉट, कोई तकल्लुफ मत करो। यह सीन ऐसा है कि आपके घर में कोई सरबॉ सीनियर आए, आपने चाय पानी के लिए पूछा, उसने थैंक यू बोल दिया, तो आप बोलेंगे सर यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, या इट्स माय प्लेजर, ये मेरी की खुशी की ही बात है जो मैं आपके लिए कुछ कर पाया। दोस्तों यहां पर एक बार बात बता दूं, प्रचलन में है यू आर वेलकम और इट्स माय प्लेजर, और इसे भी पूरा बोलने की आवश्यकता नहीं होता। यू आर वेलकम को यू वेलकम कहा जाता है और इट्स माय प्लेजर को माय प्लेजर बोलकर काम चला सकते हैं। रूल नंबर 11, यदि आप किसी व्यक्ति को बीच में रोकना या टोकना चाहते हैं तो आपको कहना होगा एक्सक्यूज मी या फिर आई एम सॉरी। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप एड्रेस पूछना चाहते हैं और वो व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है, आप उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो डिस्टर्ब करने से पहले आप बोलिए एक्सक्यूज मी सर या आई एम सॉरी सर। या क्लास में आप बैठे हैं, आपके टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, उसी बीच आपको टोकना है तो पहले आप एक्सक्यूज मी बोल लीजिए। रूल नंबर 12, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां हम अपने बड़ों को कहना पड़ता है आप पहले, और उसी को अक्सर अंग्रेजी में हम कह देते हैं यू फर्स्ट, जो कि गलत तरीका है, बल्कि हम कहेंगे आफ्टर यू। तो ये रूल काफी अलग है, हिंदी से बिल्कुल हटके है। मान लीजिए आप अपने सर के साथ बैठे हैं और कोई चाय पानी नाश्ता आपकी तरफ बढ़ा दिया, शिष्टाचार के नाते हम अपने सर को बोलते हैं कि सर आप पहले लीजिए, तो हम बोलेंगे सर आफ्टर यू। तो वहां पर हम यू फर्स्ट नहीं बोलेंगे। ठीक उसी तरह से लिफ्ट से हम उतर रहे हैं और कोई बूढ़ी महिला हमारे साथ है तो हम अम्मा को बोलते हैं अम्मा आफ्टर यू। रूल नंबर 13, यदि हम किसी परिचित व्यक्ति का हालचाल जानना चाहते हैं तो हम कहेंगे हाउ आर यू, और उसका उत्तर होगा आई एम फाइन थैंक यू। याद रहे थैंक यू लगाना आवश्यक है, भले हम हिंदी में धन्यवाद ना कहें। हिंदी में अगर हम किसी की हालचाल जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं आप कैसे हो या आपका हालचाल कैसा है, और इसका उत्तर हम लोग देते हैं मैं ठीक हूं, मैं बढ़िया हूं। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा नियम बदलता है, हाउ आर यू कहा जाएगा हालचाल के लिए और इसका आंसर होगा आई एम गुड या आई एम फाइन थैंक यू। थैंक यू जरूर लगाइए। रूल नंबर 14, यदि हम किसी अपरिचित व्यक्ति का हालचाल जानना चाहते हैं तो हम कहेंगे हाउ डू यू डू, और कोई हमें हाउ डू यू डू कहे तो इसका उत्तर भी हाउ डू यू डू ही होगा। ये रूल थोड़ा सा अजीब है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमारे दिमाग से परे है, तो इसे याद करना होगा। हाउ डू यू डू का आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। रूल नंबर 15, यदि किसी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो तो हम कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जैसे सर बहुत सीनियर या हमारे कोई दूर के रिश्तेदार अचानक कभी घर आ जाते हैं या मुलाकात हो जाती है। अक्सर हम हिंदी में कहते हैं अरे बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आजकल कहाँ रहते हैं आप, तो हम गरीब को भूल ही गए। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लंबा समय हो गया, नो सी मतलब कोई मुलाकात नहीं। तो एक अच्छा फ्रेज है, काफी ज्यादा ये प्रचलन में है। रूल नंबर 16, यदि हम अपने बड़ों को कहना चाहते हैं आप रहने दे मुझे करने दो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज अलाउ मी। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे अपने बड़े पिताजी के साथ या किसी सीनियर के साथ हो और वही बैग उठा के ले जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम अपने सर को कहते हैं सर मुझे करने दो प्लीज अलाउ मी। या कहीं दरवाजा खोलना है या चेयर लेके आना है तो हमारे रहते कोई बड़ा करे अच्छा नहीं लगता, हम बोलेंगे प्लीज अलाउ मी। रूल नंबर 17, यदि किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगे तो हम उसे कहेंगे नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू,
ग्लैड टू मीट यू या प्लेजर टॉकिंग टू यू। फिर से मैं कहूं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर आनंद की अनुभूति हुई। या प्लेजर टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। और इसका आंसर हम देंगे सेम हियर या फिर प्लेजर इज माइन। अधिकांशतः लोग इसका आंसर सेम टू यू बोल देते हैं। हमें बचना है, यहां पर वो हैप्पी होली या आई लव यू नहीं बोल रहा है, कि हम मी टू कहें या सेम टू यू कहें। रूल नंबर 18, कभी कभी हम दूसरों की बातों को या उनके सवालों को सुन या समझ नहीं पाते और उस बात को दोहराने के लिए निम्न वाक्यों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे सॉरी व्हाट डिड यू से, या एक्सक्यूज मी कैन यू स्पीक अगेन, या प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ये सारे तरीका गलत है, हमें इससे बचना है। बल्कि हम कहेंगे पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करें कि मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया, तो हम पार्डन का प्रयोग करेंगे। या फिर आप किसी इंटरव्यू या मीटिंग में बैठे हैं बड़ों के साथ, तो पार्डन के बजाय आप बोल सकते हो आई बेग योर पार्डन सर। जैसे ही आप पार्डन या आई बेग योर पार्डन का प्रयोग करेंगे, सामने वाला व्यक्ति फिर से कहेगा, फिर से बोलेगा, फिर से दोहराएगा। आई बेग योर पार्डन का प्रयोग हम अपनी गलती या भूल सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। कई बार न्यूज रीडर या मैच कमेंटेटर टंग स्लिप हो जाता है, तो वो तुरंत अपनी गलती सुधारने के लिए आई बेग योर पार्डन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एक बात का ध्यान और रखना है, कुछ लोग पार्डन के साथ प्लीज का प्रयोग कर देते हैं। कभी भी पार्डन के साथ प्लीज का प्रयोग नहीं होगा, पार्डन में पहले से ही प्लीज है। इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए? जबकि एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अपने स्कूल में इंग्लिश सीखता है, 7 साल ग्रामर पढ़ने के बावजूद भी हम केवल एक ही लाइन सीख पाते हैं, मे आई कम इन सर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम इंग्लिश में कमजोर हैं या हम पढ़ाई में पुअर हैं? जी नहीं। यदि ऐसा होता तो हम बाकी विषयों में अच्छे अंक ना ला पाते, या हो सकता है हमारे टीचर जो हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं वो ही कमजोर हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो शायद अंग्रेजी भाषा ही कठिन हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आज पूरी दुनिया में हर कोने में बड़ी आसानी से इंग्लिश बोली जा रही है। तो समस्या कहाँ है? समस्या है पढ़ाने के तरीके में। साइंस कहता है कि एक छोटा बच्चा भी बड़े से बड़े पत्थर को हिला सकता है, बशर्ते तकनीक सही हो। और अगर तकनीक गलत हो तो एक पहलवान भी सुई में धागा नहीं डाल सकता। वास्तव में किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए सही तरीका का होना आवश्यक है, फिर वही कार्य आसान लगने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सही तकनीक है क्या? इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझाया जा सकता है। नीचे हम आपको कुछ शब्द दे रहे हैं, इनका अर्थ आपको बताना है, जैसे तोड़ना, अंगूर, उधार लेना, समझाना, खोदना, पीटना। अब आपको कुछ इंग्लिश के शब्द दे रहे हैं, उनके हिंदी में अर्थ लिखना है। ग्रेप्स, डिस्क्राइब, ब्रेक, बोरो, बीट या डिग। यह एक मजेदार घटना है। शायद आपको कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी कि आप हिंदी शब्दों का इंग्लिश में अर्थ नहीं बता पाए होंगे, लेकिन इंग्लिश शब्दों का आसानी से हिंदी में अर्थ बता दिए होंगे। इंग्लिश में दिए गए शब्द ऊपर में दिए गए हिंदी शब्दों के ही अर्थ हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं बता पाए। इसके पीछे कारण यह है कि जब हम स्कूल में थे तो हमें इंग्लिश के हिंदी का अर्थ रटाया गया, ना कि किसी शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बताया जाता था। जब हम किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें इंग्लिश के शब्द परेशान नहीं करते, बल्कि हिंदी के शब्द परेशान करते हैं और हम बात करते समय अटक जाते हैं। यह सोच में पड़ जाते हैं कि तोड़ना को क्या कहते हैं या उधार देना को क्या कहते हैं, और उस समय तोड़ना के लिए ब्रेक शब्द याद नहीं आता, क्योंकि हमने ब्रेक के लिए तोड़ना याद किया था, ना कि तोड़ना के लिए ब्रेक याद किया था। ठीक उसी तरह हमारा ग्रामर पढ़ने का तरीका भी गलत है। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग फला स्थान पर, कैन का प्रयोग फला स्थान पर और शुड का प्रयोग किसी खास स्थान पर किया जाता है, जो कि गलत तरीका है। जबकि सही तरीका इसके विपरीत है। जब फला अवस्था में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। फला फला में
तो कैन का। वास्तव में व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है ताकि अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाए, या हम कहें कि व्यक्ति जिन अवस्थाओं में होता है उसके अनुसार शब्दों का, वाक्यों का या ग्रामर का चुनाव करता है। अतः हमें इस बात पर जोर देना है कि हम अपनी अवस्था के अनुसार अपनी भावनाओं को इंग्लिश में किस तरह से व्यक्त करें। मान लीजिए कोई आपको चैलेंज करे तो उस अवस्था में अपनी भावनाओं को कैन से व्यक्त करें। उसी तरह से हम किसी कार्य को नहीं कर पाते क्योंकि हम मजबूर हैं, या जैसा आपका कोई दोस्त आपको कहता है कि चलो सिनेमा चले, लेकिन आप नहीं जा पाते क्योंकि किसी कार्य को आप मजबूरन कर रहे हैं, तो उस अवस्था में मजबूरन किए जाने वाले कार्यों को हैव टू या हैज टू से दर्शा सकते हैं। अर्जुन और एकलव्य। आपने अर्जुन तथा एकलव्य के बारे में जरूर सुना होगा। हम विगत कई वर्षों से इंग्लिश एकेडमी चला रहे हैं, जहां सभी वर्ग के व्यक्ति क्लास को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट की मानसिकता दो प्रकार की होती है। वे कहते हैं, पहला, यह लीजिए फीस, सर हमें इंग्लिश सिखाएंगे। और दूसरा कहता है, यह लीजिए फीस, हम सर से इंग्लिश सीख लेंगे। दोनों ही बातों में जमीन आसमान का फर्क है, और यह उतना ही बड़ा फर्क है जितना अर्जुन और एकलव्य। अर्जुन कहता था कि द्रोणाचार्य मुझे धनुर्धर विद्या देंगे, लेकिन एकलव्य कहता था द्रोणाचार्य मुझे सिखाए या ना सिखाए, मैं उनसे सीख लूंगा। और इसके आगे क्या हुआ हम सभी जानते हैं। इसीलिए हमारा मानना है कि हर एक इंसान को एकलव्य की तरह होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर हम आगे बढ़े तो दुनिया की हर मंजिलें हमें छोटी मालूम पड़ेगी। तो फिर इंग्लिश सीखना क्या चीज है। अतः आपको जहां से भी अंग्रेजी से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त हो उसे अपना लेना चाहिए, चाहे विज्ञापन के माध्यम से, किसी फिल्म के माध्यम से, या आप कोई लेक्चर सुन रहे हो। जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जित करते जाएंगे आप उतना ही तेजी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। ध्यान रहे, अंग्रेजी भाषा को हम 2 महीने या चंद महीनों के कोर्स से नहीं बांध सकते। अंग्रेजी सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। भाषा का कोई अंत नहीं है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आएंगी कि आपको लगेगा कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाऊंगा, यह अंग्रेजी सीखना मेरे बस की बात नहीं है। ना आपको रुकना है, ना थकना है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना चाहिए। यह किताब केवल मार्गदर्शन कर सकती है, आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपको आगे तो खुद ही चलना है। बस निरंतर प्रयास करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवतीर्थ साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्ट 3 लेसन 3। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। हम अपने दैनिक जीवन में सभी से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, चाहे वह एक डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, या किसी ट्रेन में या ऑफिस में कोई व्यक्ति हो। पहली समस्या यह नहीं है कि हम कितनी बात कर पाएंगे, बल्कि समस्या यह है कि बात की शुरुआत कैसे करें। आज हम सीखेंगे कि बातों की शुरुआत कैसे करें। ध्यान से अगर देखें, भाषा कोई भी हो, हम बातों की शुरुआत हमेशा कुछ खास प्रश्नों से ही करते हैं। आपको उन सभी प्रश्नों व उत्तरों को हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है। इन्हें ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और बार बार दोहराना है। अंत में अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर गुड नेम। व्हाट्स योर गुड नेम। मेरा नाम आशा है। माई नेम इज आशा। क्वेश्चन नंबर 2, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लीव? वेयर डू यू लीव? मैं भिलाई में रहता हूं। आई लीव एट भिलाई। आई लीव एट भिलाई। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं। आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? मैं बैंक में काम करता हूं। आई वर्क इन अ बैंक। आई वर्क इन अ बैंक। और क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन? कुछ खास नहीं। नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 6, आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? मैं 20 साल का हूं। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पिताजी क्या करते हैं? व्हाट्स योर फादर? ध्यान देना दोस्तों, व्हाट्स योर फादर्स ऑक्यूपेशन या व्हाट डज योर फादर डू नहीं कहा जाता। इंग्लिश में एक अलग से सेंटेंस है, उसी का आप प्रयोग करें। आपके पिताजी क्या करते हैं? व्हाट्स योर फादर?
मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ डॉक्टर। आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? मैं दिल्ली से हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, आप कब उठते हैं? When do you wake up? When do you wake up? मैं 6 बजे उठता हूं। I wake up at 6 o'clock. क्वेश्चन नंबर 10, यह क्या है? What is this? आप इसका आंसर देंगे This is dash dash. क्वेश्चन नंबर 11, आपकी हॉबी क्या है? What's your hobby? What's your hobby? मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। My hobby is playing cricket. My hobby is playing cricket. आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? What's your qualification? What's your qualification? मैं 12वीं पास हूं। आई एम 12 पास्ड, आई एम 12 पास्ड। आपके पिताजी का नाम क्या है? व्हाट्स योर फादर्स नेम? व्हाट्स योर फादर्स नेम? मेरे पिताजी का नाम श्री राम है। माय फादर्स नेम इज मिस्टर राम, माय फादर्स नेम इज मिस्टर राम। आपके कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। मेरा एक भाई और एक बहन है। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? इन विच कॉलेज डू यू स्टडी? इन विच कॉलेज डू यू स्टडी? मैं शंकराचार्य कॉलेज में पढ़ता हूं। आई स्टडी इन शंकराचार्य कॉलेज, आई स्टडी इन शंकराचार्य कॉलेज। 16, आपके आदर्श व्यक्ति कौन है? हु इज योर आइडियल पर्सन? हु इज योर आइडियल पर्सन? मेरे आदर्श व्यक्ति महात्मा गांधी है। माई आइडियल पर्सन इज महात्मा गांधी, माई आइडियल पर्सन इज महात्मा गांधी। 17, आपका पसंदीदा गायक कौन है? हु इज योर फेवरेट सिंगर? हु इज योर फेवरेट सिंगर? मेरे पसंदीदा गायक सोनू निगम है। माई फेवरेट सिंगर इज सोनू निगम, माई फेवरेट सिंगर इज सोनू निगम। 18, आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? विच इज योर फेवरेट प्लेस? विच इज योर फेवरेट प्लेस? मेरी पसंदीदा जगह गोवा है। माई फेवरेट प्लेस इज गोवा। 19, आपके घड़ी में क्या बजा है? वुड इज द टाइम बाय योर वॉच? याद रखना यहां बाय का प्रयोग होगा। वुड इज द टाइम बाय योर वॉच? 6 बजे हैं। इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock। क्वेश्चन नंबर 20, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मैट बिफोर? हैव वी मैट बिफोर? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है। यस आई थिंक सो, यस आई थिंक सो। 21, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? हाउ मे आई हेल्प यू? हाउ मे आई हेल्प यू? जी हाँ, एक ग्लास पानी दीजिए। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 22, यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क अ क्वेश्चन? जी हाँ, आप पूछ सकते हैं। यस यू मे, यस यू मे। 23, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूं? मे आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज? मे आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज? जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है। यस माई मोबाइल नंबर इज डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 24, यदि मैं गलत नहीं तो क्या आप मिस्टर वर्मा के लड़के हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर यू द सन ऑफ मिस्टर वर्मा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर यू द सन ऑफ मिस्टर वर्मा? जी हाँ, आप सही हैं। यस यू आर राइट। 25, आप कब सोते हैं? When do you go to sleep? या when do you go to bed? मैं 12 बजे सोता हूं। I go to sleep at 12 o'clock या I go to bed at 12 o'clock. 26, क्या आप मुझे यह पता बता सकते हैं? Could you tell me this address please? Could you tell me this address please? जी हाँ, आप सीधे जाइए। Yes, you go straight. 27, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है? What is your marital status? What is your marital status? मैं अविवाहित हूं। I am single. याद रखें, I am unmarried नहीं कहा जाता, I am single. 28, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? Do you believe in God? Do you believe in God? जी हाँ, मैं करता हूं। Yes, I do. Yes, I do. आपका कल का क्या प्रोग्राम है? What's your program for tomorrow? What's your program for tomorrow? कुछ खास नहीं। Nothing special. Nothing special. क्वेश्चन नंबर 30, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली।
दोस्तों इसको बार बार दोहराना है और अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ इसको प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश क्यों सीखे? दोस्तों मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। सन 1997 की बात है, जून का महीना मेरे लिए खुशियां लेकर आया। सुबह सुबह मेरा दोस्त देवेंद्र घर आया और कहा पीटी मतलब प्री इंजीनियरिंग टेस्ट मध्य प्रदेश का रिजल्ट आ गया है। जल्दी से मैंने अपना रोल नंबर देखा। थोड़ी देर तक मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरा रोल नंबर पेपर में लिखा हुआ था। मैंने दोबारा देखा, सच में था। फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं अपने परिवार का पहला शख्स था जो इंजीनियरिंग करने जा रहा था। सितंबर का महीना, आंखों में सपने लिए नई उमंग के साथ मैं कॉलेज में पहुंचा। मैं बहुत खुश था। नई जगह, नए दोस्त। कुछ दिनों बाद क्लासेस शुरू हुई। मुझे अच्छे से याद है, मेरी पहली क्लास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। शायद गुप्ता सर जी थे। वे आए, क्लास लेक्चर शुरू हुआ, लेकिन मैं कुछ नोट नहीं कर पा रहा था। सर ने पूछ लिया, बताओ मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कहा, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी क्लास चौंक गई। लेकिन क्यों? सर ने झल्लाते हुए पूछा। सर, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं और आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ये सब मेरे ऊपर से जा रहा है। पूरे क्लास पे सन्नाटा था। फिर सर ने मेरी आंखों में देखकर कहा, बेटा, इतनी आसान इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो तुम इंजीनियरिंग छोड़ दो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिंदगी का पहला झटका जोर से लगा। ये तो बस शुरुआत थी। शाम को कुछ बुक्स खरीद ले आया। दूसरा झटका, फॉरेन ऑथर की बुक्स। क्या लिखा था भगवान जाने। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अगले दिन कॉलेज में फॉर्म भरना था। मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया था। फॉर्म में मैंने इलेक्ट्रिकल की स्पेलिंग गलत लिख दी। फिर मंडे की स्पेलिंग भी। क्लर्क ने फॉर्म फेंकते हुए कहा, इंजीनियर साहब, फॉर्म तो ठीक से भर लो। ये था तीसरा झटका। गणेश पूजा समाप्त, रैगिंग का दौर शुरू। रात 11 बजे सीनियर आए और इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। मैं शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद, अबे ये क्या कर रहा है, हिंदी में इंट्रो, क्यों तुझे इंग्लिश नहीं आती? एक सीनियर ने गुस्से में कहा। चौथा झटका भी मिल गया। हॉस्टल में बैचमेट्स ने जो किया वो भी कम नहीं थे झटका देने के लिए। गंवार, झंडू, ये मेरे सरनेम हो गया। अब लगने लगा कि मैं कहां आ गया हूं। जिंदगी निराशा से भर गई। सारा जोश खत्म हो चुका था। केवल अंधकार दिख रहा था। रोज लगने लगा इंजीनियरिंग छोड़ दूं, पर एक सीनियर ने समझाया, छोड़ना मत, सब ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ। रिजल्ट आया 55% और एक पेपर में बैक। लेकिन मैं खुश था। मुझे लगा था कि सभी पेपर रुकेंगे, क्योंकि यह मैं ही जानता था कि पेपर में मैंने क्या लिखा है। दोस्तों थोड़ा विराम देता हूं। अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि मेरी आगे की जिंदगी कैसी बीती होगी। मेरे जैसे बी वाले कई आपको मिल जाएंगे। हम चिल्लर की जिंदगी जीने में मजबूर हुए, कारण सिर्फ और सिर्फ एक, इंग्लिश। जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा इंग्लिश। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं, आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटी होगी। आपको भी इंग्लिश के कारण शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी होगी। इंटरव्यू में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा होगा। कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी होगी। दोस्तों यकीन मानिए कि कैसे कोई भाषा हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इतना प्रभावित कर सकता है। आज चारों तरफ इंग्लिश का बोलबाला है। 100 डिग्री पारा चढ़ा हुआ है। जहां देखो वहां इंग्लिश। क्या इंटरव्यू, कोर्स, बिजनेस, मीडिया, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, कोई भी फील्ड इंग्लिश से अछूता नहीं है। मेरा मानना है आज हम बिना पानी हवा के तो शायद रह सकते हैं, लेकिन बिना इंग्लिश के असंभव है जिंदगी। कुछ सीखे या ना सीखे, इंग्लिश जरूर सीखे, क्योंकि जिंदगी में हर चीज अपनी पसंद का नहीं कर सकते, कुछ मजबूरी में करना पड़ता है। रहीम का एक दोहा आपने जरूर सुना होगा, उसे हम मॉडिफाई करते हैं। रहीमन इंग्लिश जानिए, बिन इंग्लिश सब सून, करियर गए ना उभरे, इंग्लिश मानुष चुन। बी पॉजिटिव। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंग्लिश जरूर सिखाएंगे। धन्यवाद। हेलो, वेलकम। दिस इज देवतीर साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। लेसन नंबर 4, पार्ट 4, बेसिक ग्रामर। दोस्तों इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम 50 नंबर में बांटते हैं। अपितु यह एक भाषा है।
यह एक लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम संचार के लिए करते हैं, मैसेज के आदान प्रदान के लिए करते हैं। और जब हम लैंग्वेज की तरह प्रयोग करते हैं तो इसमें साउंड की आवश्यकता होती है, और जब हम साउंड की बात करते हैं तो हम अक्षरों अर्थात लेटर्स की हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षर क्या है, लेटर क्या है। जो किसी खास प्रकार के आवाज उत्पन्न करे अक्षर कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर 26 लेटर, जिसको हिंदी में वर्ण कहते हैं, जैसे ABCD अप टू Z। अब बात करते हैं अल्फाबेट। सभी 26 अक्षरों के समूह को अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला कहा जाता है। दोस्तों हमें याद रखना है, अल्फाबेट एक ही होता है लेकिन उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। कभी कभी कुछ लोग 26 अल्फाबेट्स बोल देते हैं, जो कि गलत है। अल्फाबेट एक ही है, वर्णमाला है ये, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को मिला के हम एक अल्फाबेट बनाते हैं, इसलिए अल्फाबेट एक होता है, 26 अल्फाबेट नहीं होते। जैसे क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी 11 हैं लेकिन टीम एक ही है। हम 11 टीम नहीं बोलते, टीम एक ही है जिसमें 11 खिलाड़ी हैं। दोस्तों इन 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वॉल, याद रखना कुछ लोग इसको वॉवेल बोलते हैं, ये वॉवेल नहीं होता, वॉल होता है। वॉल अर्थात स्वर, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। वॉल अर्थात स्वर जैसे AEIOU, व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट जैसे BCDJK इत्यादि। दोस्तों जिन अक्षरों को मुंह खोलकर बोला जाता है वे स्वर कहलाते हैं, और बाकी व्यंजन है, जैसे AEIOU। इन सारे लेटर्स को हम मुंह खोलकर बोलते हैं। अब बात करते हैं वर्ड अर्थात शब्द। कुछ अक्षरों से मिलाकर बनाए गए शब्द को हम वर्ड कहते हैं, जैसे कि CAT कैट। उपरोक्त शब्द में CA और T तीन अक्षरों से मिलाकर हमने एक मीनिंगफुल शब्द बनाया जो वर्ड कहलाता है। दोस्तों इसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर इन अक्षरों को आगे पीछे कर दिया जाए, जैसे CTA, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वर्ड नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस अर्थात वाक्य। बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक नया मीनिंगफुल वाक्य बनाया जाए, सेंटेंस कहलाता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, यह एक सेंटेंस का उदाहरण है। इसमें कई शब्द निहित है और उसका एक अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन अगर इसे आगे पीछे कर दिया जाए, जैसे इज राम स्कूल टू गो गोइंग, अब मैंने सारे शब्दों को आगे पीछे कर दिया, क्या अब ये वाक्य कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। कोई भी जो हम कथन कहते हैं या स्पीच कहते हैं, उसके कई पार्ट्स होते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। एक सेंटेंस सुनिए, ही लिव्स इन अ वेरी लार्ज बिल्डिंग। उपरोक्त स्पीच को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके कई पार्ट्स हैं। चलिए इन सारे पार्ट्स को समझते हैं। पहला शब्द है ही, यह एक प्रोनाउन है। दूसरा वर्ड आया लिव्स, यह एक वर्ब है। तीसरा आया इन, यह एक प्रपोजिशन है। उसके बाद आया ए, आर्टिकल है। वेरी एडवर्ब है। लार्ज एडजेक्टिव है, और बिल्डिंग नाउन है। तो उपरोक्त वाक्य में कई पार्ट्स मिले। अगर ध्यान से देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, और आठवां इंटरजेक्शन। जब हम स्कूल में थे तो नाउन प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, इत्यादि को रट लिया करते थे ताकि हम एग्जाम में पास हो सके, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए इन ग्रामर के बारे में हम अलग से चर्चा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं देवतीर्थ साहू, द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम जानेंगे नाउन के बारे में। नाउन यानी संज्ञा। दोस्तों नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोकन के लिहाज से। चलिए नाउन को समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक युक्ति अपनाता हूं। देखिए हमारा शरीर जो है उसमें 5 इंद्रियां पाई जाती है, जैसे कि नाक, आंख, कान, जुबान और त्वचा। आंखों से जो हम काम लेते हैं या आंखों से हम जो देख पाते हैं, सब का सब नाउन कहलाएगा। जैसे आंखों से आप किसी किताब को देख सकते हैं, मोबाइल को देख सकते हैं, कोई दरवाजा है, कोई डॉग है,
कोई अलमीरा है, ये सब के सब आपके नाउन कहलाएंगे। ठीक उसी तरह से कान, कान जो है हम सुनने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो जो भी हम सुन पाएंगे सब का सब नाउन कहलाएगा। जैसे कोई आवाज है, कोई सॉन्ग है, कोई गाना है, ये सब का सब नाउन कहलाएगा। तीसरा है नाक, नाक से हम सूंघ सकते हैं। जो भी हम सूंघ पाए वो सब का सब नाउन कहलाएगा। जैसे कि किसी मिठाई की खुशबू, फूल की खुशबू या कोई दुर्गंध, सब का सब नाउन कहलाएगा। अगला है जबान, जबान से जो भी हम चख सकते हैं या जो भी काम ले सकते हैं सब का सब नाउन कहलाएगा। जैसे आप किसी खाने को चखते हो या फिर किसी फ्रूट को आप चखते हैं या आइसक्रीम को, ये सब के सब नाउन कहलाएंगे। अंत में हमारा अगला इंद्री है त्वचा, त्वचा से हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे दिमाग भी महसूस करने के लिए काम आता है, तो हम क्या महसूस कर सकते हैं, किसी का लव, एंगर, हेट या ऑनेस्टी, ये सब हम महसूस कर सकते हैं। सब का सब नाउन कहलाएगा। खैर, संज्ञा के तो वैसे अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन ज्यादा गहराई में न जाते हुए हम 5 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, अजय, बबीता, जया, ये सब व्यक्तियों के नाम है, क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। दूसरा, वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहा जाता है। वस्तु में जैसे आप क्या आ सकते हैं, कार, मोबाइल, पेन, टेबल, ये सब के सब वस्तु है, संज्ञा कहलाएंगे। तीसरा, किसी भी छोटे या बड़े स्थानों के नाम को संज्ञा कहा जाता है, चाहे स्थान छोटा हो या स्थान बड़ा हो, अगर वो स्थान का नाम है तो संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि भिलाई, रायपुर, दिल्ली, इंडिया, जापान, चाइना, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, ये सब स्थान के नाम है, संज्ञा कहलाएंगे। अगला है जाति के नाम या समूह के नाम को भी संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि कोई जाति के नाम में, देखिए यहाँ पर ऊंची जात नीची जात वाली हम बात नहीं कर रहे, जाति का मतलब वर्ग। काम के आधार पर अगर आप वर्ग तैयार करेंगे तो डॉक्टर, टीचर, उम्र के हिसाब से बॉय या गर्ल बन सकता है। अगला है जानवरों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जितने भी जानवर के नाम आप जानते हैं सबके सब संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग, काऊ, ये सब जानवरों के नाम है, संज्ञा कहलाएंगे। अंत है भावनाओं के नाम को संज्ञा कहा जाता है। भावनाओं में जैसे लव, एंगर, हेट, ये सब के सब संज्ञा कहलाएंगे। दोस्तों, किताबी भाषा में अगर बात करें तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये व्यवहारिक रूप से था, अब थोड़ा सा किताबी भाषा के हिसाब से भी हम पढ़ लेते हैं। तो 5 भागों में से बांटा गया है। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और अंत में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए समझते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश के माध्यम से हम सभी प्रकार के नाउन को याद रख सकते हैं। जब पूछते हैं इनका नाम क्या है तो उत्तर आता है श्री गणेशा। तो हमने एक खास उत्तर दिया, एक अमुक उत्तर दिया। इस भगवान का नाम श्री गणेश है। गॉड तो कई हो सकते हैं, लेकिन कौन सा गॉड, गॉड का नाम आपने बताया श्री गणेश, तो ये एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आपने एक पर्टिकुलर नाम बताया। जब हम पूछते हैं कि ये कौन है तो उत्तर आता है यह एक भगवान है, ही इज अ गॉड। तो गॉड शब्द एक कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया में कई गॉड है, कई रूप हैं, कई आकार हैं, तो गॉड को भी कोई भी हो सकता है, इसलिए गॉड शब्द एक कॉमन नाउन कहलाएगा। अब बात करते हैं कि भगवान, भगवान का एक शरीर है, एक बॉडी है। हमें पता है कि बॉडी अनेक अंगों से मिलकर बनता है। बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जैसे इसमें हाथ, पैर, नाक, कान, गला इत्यादि हैं। तो क्योंकि बॉडी कलेक्शन है बहुत सारे पार्ट्स का, अतः बॉडी शब्द को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो कलेक्टिव नाउन वह होता है जिसमें काफी सारे कॉमन नाउन को जोड़कर आप एक ग्रुप बना लेते हो, वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे कि टीम, तो टीम में कई सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर को जोड़कर आप टीम बनाते हो, इसलिए टीम कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फैमिली, फैमिली में कई सारे सदस्य होते हैं, तो आप बहुत सारे सदस्यों को जोड़कर एक समूह बना लेते हैं और उसे नाम आपने दे दिया फैमिली, तो फैमिली शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो मित्रों, अगर भगवान का शरीर आप देखिए तो शरीर में आपका वाटर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है इत्यादि से मिलकर बना हुआ है और ये सारे पदार्थ हैं, इसलिए इसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अंत में समझेंगे, भगवान गणेश के अंदर कई भावनाएं उत्पन्न होती है। अपने भक्तों को देखकर वो प्यार करते हैं, लव करते हैं, और जब वे राक्षस या असुर को देखते हैं तो उनके मन में नफरत अर्थात हेट या गुस्सा, एंगर, मन में उनके भावनाएं उत्पन्न होती है। चूंकि ये भावनाओं के नाम है, इसलिए इसे भावनात्मक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे।
तो जब भी हमें नाउन के बारे में याद रखना है तो श्री भगवान गणेश को हम याद रखेंगे कि 5 प्रकार के नाउन किस प्रकार से काम करते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं काउंटेबल नाउन। वे सारे संज्ञा जो संख्या में आते हैं, अर्थात जिसको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाता है। जिसको आप उंगलियों में गिन सकते हो, जैसे पेन, कॉपी, मोबाइल, डॉक्टर, इन सारों को गिना जा सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन वे सारे संज्ञा जिसे गिना ना जा सके, जिन नाउन को गिना नहीं जा सके, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। ये संख्या में नहीं, मात्रा में आते हैं, जैसे शुगर, वाटर, मिल्क। इसको आप नहीं गिन सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 1 शुगर दो या 1 वाटर दो। आप मात्रा में मांगते हो कि मुझे 1 किलो या 1 लीटर चाहिए। नाउन सिंगुलर वे सारे संख्या जिसकी संख्या 1 हो, नाउन सिंगुलर कहलाते हैं। मतलब एक हो, कोई नाउन जो सिंगल हो, सिंगुलर नाउन कहलाएगा। जैसे कि पेन, कॉपी, मोबाइल, भिलाई, ठीक है, ये सब नाउन सिंगुलर कहलाएंगे, क्योंकि यहां पर पेन शब्द नाउन तो है, लेकिन एक पेन की बात हो रही है, इसलिए पेन शब्द नाउन सिंगुलर कहलाएगा। नाउन प्लूरल, याद रखिए इसको प्लूरल कहा जाता है, प्यूरल नहीं। वे सारे संज्ञा जिसकी संख्या 1 से ज्यादा हो, नाउन प्लूरल कहलाएगा। जैसे 10 पेन्स, 15 गर्ल्स, मेनी बॉयज, चिल्ड्रन, ये सब नाउन प्लूरल है, क्योंकि यहां पर 1 से ज्यादा नाउन की चर्चा हो रही है। चलिए समझते हैं स्पोकन इंग्लिश में संज्ञा की उपयोगिता। अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करते समय हम इनका प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, समझना होगा, नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे मोहन इज राइटिंग अ लेटर। उपरोक्त वाक्य में मोहन एक संज्ञा है, लेकिन यहां पर यह सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के रूप में काम आ रहा है। ठीक उसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, आई एम ईटिंग अ मैंगो। उपरोक्त वाक्य में मैंगो, आम एक संज्ञा है, लेकिन यहां पर यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो नाउन को या तो आप सब्जेक्ट बना सकते हैं किसी सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब यहां पर हमको समझना है नाउन सिंगुलर तथा नाउन प्लूरल के उपयोगिता। देखिए, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं टेंस में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक। तो इसका चुनाव भी हम नाउन सिंगुलर तथा नाउन प्लूरल को ध्यान में रखकर करते हैं। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात नाउन सिंगुलर के साथ हम इज, हैज, वॉज, डज इनका प्रयोग करेंगे। और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो हम सारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आर, हैव, वर, डू इत्यादि। तो होप सो यहां तक आपको नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं देवतीर साहू, द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश, आप सभी का स्वागत करता हूं ऑडियो बुक में। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? तो वे सारे शब्द जिसका प्रयोग किसी नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर किया जाए, प्रोनाउन कहलाता है। लेट मी रिपीट, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग किसी नाउन के लिए या उसके स्थान पर किया जाए, प्रोनाउन कहलाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वास्तव में प्रोनाउन कभी भी अपने लिए काम नहीं करता, हमेशा नाउन के लिए काम करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब हम बार बार किसी नाउन का नाम न दोहराते हुए उसके जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में द रिपीटिशन ऑफ इट्स नाउन इज नॉट अलाउड। मतलब बार बार किसी नाउन का नाम लेना या उसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसके जगह हम प्रोनाउन को यूज कर देते हैं। तो प्रोनाउन की खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वो हमेशा नाउन के लिए उपलब्ध रहेगा। कैसे? जैसे कि मुझे एक घटना याद आता है कि कुछ वर्षों पहले यूएस में एक सम्मेलन होना था, किसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपने स्थान पर विदेश मंत्री को भेज दिया। लेकिन वह विदेश मंत्री बनकर नहीं गए, बल्कि वे प्रधानमंत्री की जगह पर बैठे। और कब भाषण दिए? जब प्रधानमंत्री को देना था। कहाँ ठहरे? जहां प्रधानमंत्री को ठहरना था। तो भले उनकी कोई भी आइडेंटिटी हो, वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ के किसी और की आइडेंटिटी लेकर काम किए। तो प्रोनाउन भी उसी तरह से है कि वो नाउन की आइडेंटिटी लेकर बैठता है। जैसे राम इज माई फ्रेंड बट ही इज मैड। राम मेरा दोस्त है पर वह पागल है। कायदे से सेंटेंस को ऐसा होना चाहिए था, राम मेरा दोस्त है पर राम पागल है।
लेकिन हमने क्या किया, बार बार राम राम बोलना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन इज नॉट अलाउड। तो हमने राम को हटाया, उस नाउन को हटाया और हमने उसकी जगह लिख दिया ही को। या आप ऐसा समझिए, इस ही को लाया गया है राम एक नाउन के स्थान पर, और जिसे आप नाउन के स्थान पर लाते हो वही प्रोनाउन कहलाता है। दोस्तों, आपके प्रोनाउन हो सकते हैं आई, वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे समझिए, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, वी, माई, मी, आर, आर्स, अस। इसको ऐसा समझिए, फर्स्ट पर्सन को मैं या हमारा, जैसे मैं शब्द या हमारा, ये मेरा घर है, या ये मैं हूं और ये हम है। सेकंड पर्सन तुम, यू, तो मेरे और तेरे बीच कोई और तीसरा नहीं आएगा। तो मैं पहला पर्सन हो गया, तुम सेकंड, और जो बाकी बच गए वो सारे थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, और बच गया क्या क्या, ही, शी, दे, इट, ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन कहलाएंगे। चलिए समझते हैं थोड़ा और। आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। आई, मी, माई इस तरह से काम करेगा। वी, आर, अस, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, दैम, देयर। तो इस तरह से ये प्रोनाउन सारा काम करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवतीर साउद और डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। इस ऑडियो लेसन में आज हम चर्चा करेंगे वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें, जिन शब्दों से किसी काम को करना या काम का होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें एक्शन की जानकारी प्राप्त होती है, किस प्रकार का काम हो रहा है ये जानकारी हमें प्राप्त होती है, वर्ब कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, राज क्रिकेट खेलता है। उपरोक्त वाक्य में खेलने का काम हो रहा है, खेलना शब्द वर्ब है। अनीता चाय बनाती है, बनाने का काम हो रहा है, बनाना शब्द यहाँ पर वर्ब है। सर हिंदी पढ़ाते हैं, क्या काम करते हैं, पढ़ाने का, तो पढ़ाता शब्द या पढ़ाते शब्द यहाँ पर वर्ब है। व्यवहारिक रूप से इसे 4 भागों में बांट के रखा गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा है इनकम्प्लीट वर्ब, और चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब। आइए एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इस शब्द से जो काम प्रकट होता है उसका फल कर्ता के साथ ही दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर भी पड़ता है, जिसे कर्म कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब आप इसको ऐसा समझिए, एक ऐसा वर्ब जो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मांगता है। बिना ऑब्जेक्ट के ये वर्ब अधूरा है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, राम गैव, राम ने दिया, तो ये अधूरा लग रहा है। दिया मतलब क्या दिया? अब इसको मैं अगर ऐसा बोलूं, राम गैव अ मैंगो या राम गैव अ रुपी नोट, अब ये कंप्लीट लग रहा है। ठीक उसी तरह से हम लिखते हैं, वी राइट, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो कहीं ना कहीं राइट जो है, राइट शब्द यहां पर एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ये इनकम्प्लीट लग रहा है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं, वी राइट अ लेटर, हम एक लेटर लिखते हैं। तो जब आप वर्ब से पूछते हैं क्या, और ये सवाल सही बैठता और उसका उत्तर हमें देना पड़े, तो समझ जाना ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि सर ने पढ़ाया, सर टॉट, क्या पढ़ाया, बताने की आवश्यकता हो रही है। सर टॉट हिंदी, तो यहां हिंदी हम ऑब्जेक्ट उन्हें दे रहे हैं। तो जिस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक उसी का उलट इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। यहां पर जो वर्ब है उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दे दिए तो कोई बात नहीं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं जाता हूं, आई गो, क्या जाता हूं, ये सवाल बैठ ही नहीं रहा है। जैसे कि वह हंसा, ही लाफ्ड, क्या हंसा, ये सवाल जम ही नहीं रहा है। तो क्या करके जब आप वर्ब से पूछते हो और उसका आंसर नहीं बनता है, तो समझ लीजिए इंट्रांजिटिव है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो रही है। समझिए, वह पकाया, आप पूछते हो क्या पकाया, अब ये सवाल बैठ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है कि कुछ न कुछ पकाया। लेकिन वह हंसा, क्या हंसा,
ये सवाल सही नहीं बैठ रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रखिए कि जिस वर्ब से क्या पूछा जाए और आंसर देना पड़े ट्रांजिटिव है, और जिस वर्ब से क्या पूछा जाए वो सवाल ठीक नहीं बैठता या आंसर देने की आवश्यकता नहीं होती, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। चलिए तीसरे वर्ब के बारे में बात करते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब। ये वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। ये स्वयं पूरा अर्थ नहीं देते, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए नाउन, एडजेक्टिव या कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार जोड़े जाने वाले शब्द कंप्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे शी इज अ गर्ल, तो यहां पर इज, यहां पर इनकम्प्लीट वर्ब है, कहीं ना कहीं अ गर्ल की आवश्यकता हो रही है। दे आर रिच, आर यहां पर इनकम्प्लीट वर्ब है क्योंकि उसको जोड़ने के लिए रिच की आवश्यकता हो रही है। चौथा हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यह क्रिया जो स्वयं अपना अर्थ पूरा कर देती है प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। कुछ दशाओं में यह अपने भाव को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल वर्ब अन्य क्रियाओं की भी सहायता लेता है। जैसे कि आई शैल गो, तो शैल यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है और यहां पर गो जो है मेन वर्ब है। चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण। चलिए इसको समझते हैं। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। एडवर्ब एक्चुअली में किसी अन्य वर्ब की विशेषता बताता है, किसी अन्य एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और कई बार किसी अन्य और एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब कहलाएगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस कार रन्स, यह कार चलता है। अब मैं बोलता हूं दिस कार रन्स फास्ट, यह कार तेज चलता है। तो यहां पर जो फास्ट शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? रन की। और रन अपने आप में एक वर्ब, मतलब फास्ट ने एक वर्ब की विशेषता बताई, और जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। अब कौन कौन से एडवर्ब हो सकते हैं? तो देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम वंस, बिफोर, डेली, नाउ, देन, अर्ली, लेट, टुडे। जैसे कि ही केम टुडे, वह आज आया। तो ये जो टुडे शब्द है कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से हो सकते हैं? अवे, बिलो, हियर, इन, नियर, आउट, राउंड, देयर, अप। तो जो अवस्था या प्लेस, स्थान से संबंधित कोई जानकारी दे या विशेषता बताए, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। जैसे ही इज गोइंग अप, तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ही इज गोइंग अप, वह ऊपर जा रहा है। तो अब शब्द गोइंग की विशेषता बता रहा है, गोइंग एक वर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर, काम करने के तरीके में, बैडली, अर्ली, क्विकली, स्वीटली, सो वेल, फास्ट, स्लोली। तो ही इज ड्राइविंग, वह चला रहा है। ही इज ड्राइविंग स्लोली, तो स्लोली ड्राइव की विशेषता बता रहा है, लेकिन किस प्रकार का, इसका मैनर कैसा है? स्लो वाला। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ नंबर, अगेन, ऑलवेज, फर्स्ट, नेवर, वंस, ट्वाइस, थर्डली, ऑफन। एडवर्ब ऑफ रीजन, हेंस, देयरफॉर, दस। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, हार्डली, इंडीड, नॉट रियली, श्योरली, यस। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, इनफ, लिटिल, मच, क्वाइट, टू, वेरी। लास्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एडजेक्टिव। तो याद रखिए, सबसे पहले तो एडजेक्टिव नहीं कहा जाता, इसमें डी साइलेंट है, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डी साइलेंट कर दीजिए, इसका अर्थ होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वे सारे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो गर्ल यहां पर एक नाउन है, लेकिन ऐसा लग रहा है साधारण सी लड़की है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब सेंटेंस हो गया, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहां ब्यूटीफुल शब्द जो है वो गर्ल की विशेषता बता रहा है, और गर्ल अपने आप में एक नाउन है, मतलब ब्यूटीफुल ने एक नाउन की विशेषता बताई, और नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे ब्लू स्काई, रेड फ्लावर, गुड बॉय। तो यहां पर ब्लू, रेड, गुड
ये गुणवाचक विशेषण है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे गिना जा सके, 3 टेबल्स, 30 बुक्स, तो 3, 30, 1, 2, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, दैट कार, दिस बुक, तो दैट और दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, विच बुक, व्हाट गेम, तो विच और व्हाट यहां इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक, जैसे इंडियन, इंग्लिश, डच। तो होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे। Hello boys and girls, this is Devtir Sahu. I am the director of this spoken English classes. हम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। आप सभी का स्वागत है ऑडियो लेसन में। और आज हम चर्चा करेंगे क्या इंग्लिश एक हौवा है। दोस्तों, आज मैं खास बातें शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लिश भाषा कैसे सीखें। अगर मैं किसी बिगिनर की बात करूँ, क्या होता है उसके साथ, उसे इंग्लिश एक हौवा की तरह लगता है। घबराहट होती है, हे भगवान कैसे बोलूं, क्या होगा मेरा। जब भी हम इंग्लिश में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में ये डर बैठा हुआ होता है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, सामने वाला क्या सोचेगा, वो हंस तो नहीं देगा, वगैरह वगैरह। शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, लोग आपके ऊपर जरूर हंसेंगे और आपका मजाक भी उड़ाएंगे। तो मेरा यही गुरु मंत्र है, इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। वे जरूर हंसेंगे, थोड़ा बेशरम बन जाएं, कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। यह मनुष्य जाति की प्रवृत्ति है कि वो किसी को अच्छा नहीं देख सकते। दूसरों पर कीचड़ उछालना ये तो आम फितरत है। अरे अरे, लोगों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, तो फिर हम कहां और आप कहां। आप मन में ठान लें, मुझे तो बोलना ही है। जो भी मन में आए बिंदास बोले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। असफलता से ना डरे। एक सफल व्यक्ति से एक असफल इंसान ने पूछा, आप सफल कैसे हैं और हम असफल क्यों। तो उस सफल व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं सफल इसलिए हूं क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बार असफल हुआ था। क्या गजब का उत्तर है। दोस्तों, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बहुत गलतियां करता है, लड़खड़ाता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ता है और एक दिन वही बच्चा सरपट भागने लगता है। मैं आप लोगों को एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। बात उन दिनों की है जब मैं कोचिंग नहीं चलाता था। खाना खाने के बाद अक्सर मैं अपने दोस्त आनंद के साथ टहला करता था और हम इंग्लिश में प्रैक्टिस किया करते थे। एक शाम सामने से 2 लड़कियां आ रही थी। हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा इंग्लिश में कन्वर्सेशन चल रहा था। जैसे ही वो बगल से गुजरी तो उनमें से एक लड़की ने कमेंट मारा, ये देखो अंग्रेज की औलाद इंग्लिश झाड़ रहे हैं। मेरे दोस्त ने तुरंत रिप्लाई दिया, क्या आपको इंग्लिश आती है। तो उन्होंने कहा, जी नहीं। फिर दोस्त ने कहा, माइंड योर ऑन बिजनेस। उसके बाद वे लोग सॉरी बोलकर चले गए। वास्तव में मजाक वे लोग उड़ाते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा, एक बात और बता दें, हमें कभी कभी यह भी लगता है वो तो इंग्लिश का जानकार है, उनसे मैं कैसे बात करूं, कहीं गलत नहीं हो जाए। फिर से कहूंगा, वह बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाएगा। आप कोशिश जरूर करिए। अच्छा, अब दूसरी बात, आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा है, ठीक है हम प्रैक्टिस करेंगे चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं हम गलत इंग्लिश तो नहीं सीख जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं। आपको अजीब लगेगा। जैसे हिंदी में मैं एक वाक्य बोलूं, मोहन स्कूल जाती है। कैसा लगा पढ़ने के बाद, एकदम अजीब लगा। जी हाँ, इंग्लिश में भी आपके साथ ऐसा ही होगा। लेट मी टेल यू, वाटर कट्स द रॉक नॉट बिकॉज ऑफ द पावर बट बिकॉज ऑफ स्टडी। हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
रसरी आवत जावत सिल पर होत निशान। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे। इज एम आर का प्रयोग। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में इज एम आर का प्रयोग वर्तमान काल में सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जब वाक्य के अंत में हूं, है या है शब्द आता है तो उसे हम इज एम आर के माध्यम से बताते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई जानकारी देना चाहते, जानकारी का अर्थ मतलब उनके गुणधर्म या अवस्था से संबंधित, तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम अ डॉक्टर, वी आर ब्रदर्स, इट इज एन एप्पल। जैसे कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, मोहन मेरा दोस्त है, मोहन पागल है, मोहन अच्छा है। किसी वस्तु के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, मोबाइल महंगा है, मोबाइल सस्ता है, मोबाइल का रंग काला है। दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली बहुत सुंदर है। उपरोक्त वाक्यों में मैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो उसके अवस्था या गुणधर्म को बता रहा है। इंग्लिश में हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो एम का प्रयोग आई के लिए होगा, आर का प्रयोग वी यू दे के लिए होगा और इज का प्रयोग ही शी इट किसी व्यक्ति के नाम के साथ। तो मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है। हम बहुत गरीब हैं, वी आर वेरी पुअर। आप एक अध्यापक हो, यू आर अ टीचर। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इज एम आर में से कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे मैं एक डॉक्टर नहीं हूं तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो एम के बाद नॉट लगेगा। हम बहुत गरीब नहीं हैं, वी आर नॉट वेरी पुअर। आप एक अध्यापक नहीं हो, यू आर नॉट अ टीचर। वह एक गायक नहीं है, ही इज नॉट अ सिंगर। वे किसान नहीं है, दे आर नॉट फार्मर। क्लियर है यहां तक। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर। क्या मैं एक डॉक्टर हूं, एम आई अ डॉक्टर। तो एम को मैं उठा के आई के पहले ले लूंगा। क्या हम बहुत गरीब हैं, तो आर वी वेरी पुअर। क्या आप एक अध्यापक हो, आर यू अ टीचर। क्या वह एक गायक है, क्या वह एक गायक है, इज ही अ सिंगर। तो होप सो इज एम आर का यूज आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे। देयर इज देयर आर का प्रयोग सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश में देयर इज देयर आर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादा अंग्रेजी बोलने के लिए ज्यादा ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि ऐसे ग्रामर की जरूरत पड़ती है जो ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं। देयर इज देयर आर उनमें से एक है। क्या बोलता है इसका थ्योरी, समझते हैं। यदि किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु हो या किसी स्थान के अंदर कोई दूसरा स्थान हो तो उसे देयर इज या देयर आर से बताते हैं। मैंने क्या कहा, किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु हो या किसी स्थान के अंदर स्थान हो, देयर इज या देयर आर से बताएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर की स्पेलिंग THERE, ना कि THEIR। उसका मतलब होता है उनके। तो यहां ध्यान देना। अब ध्यान देने वाली बात एक और है कि यदि वस्तु या स्थान अंदर में एक हो तो देयर इज का प्रयोग करेंगे और एक से ज्यादा हो तो देयर आर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लो आपका जन्मदिन, पार्टी खत्म, मम्मी बोलती है डब्बा खोल के देखो। डब्बा आपने खोला, उसमें से निकला एक मोबाइल। तो आप बोलते हो मम्मी डब्बे में एक मोबाइल है। तो डब्बे में एक मोबाइल है, डब्बा एक वस्तु का नाम है, मोबाइल भी एक वस्तु का नाम है, लेकिन मोबाइल नामक वस्तु तो डब्बे के अंदर है। मतलब वस्तु के अंदर वस्तु, और उसे ही बताना है। उसे ही बताने के लिए ग्रामर है देयर इज या देयर आर। अब डब्बे में कितने मोबाइल की बात हो रही है, एक, इसलिए लगेगा देयर इज। तो देयर इज अ मोबाइल इन द बॉक्स। डब्बे में एक किताब है तो देयर इज अ बुक इन द बॉक्स। डब्बे में एक लैपटॉप है तो देयर इज अ लैपटॉप इन द बॉक्स। डब्बे में एक घड़ी है तो देयर इज अ वॉच इन द बॉक्स। डब्बे में 10 घड़ियां हैं, देयर आर 10 वॉचेस इन द बॉक्स। अब चूंकि एक से ज्यादा हो गया। चलिए और कुछ सेंटेंस देखते हैं। अलमारी में मेरी एक शर्ट है, देयर इज अ शर्ट इन द वार्डरोब। डब्बे में घड़ी है तो देयर इज अ वॉच इन द बॉक्स। डोंगरगढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं, देयर आर मेनी टेम्पल्स इन डोंगरगढ़। भिलाई में एक गार्डन है तो देयर इज अ गार्डन एट भिलाई। भारत में अनेक नदियां हैं, देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। चलिए कुछ सिचुएशन के माध्यम से हम देयर इज देयर आर को समझते हैं। सिचुएशन नंबर 1, मोबाइल के दुकान में राहुल दुकानदार को बताता है मेरे मोबाइल में एक समस्या है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय मोबाइल। सिचुएशन नंबर 2,
मिस्टर शर्मा ट्रेवल एजेंट को फोन लगाते हैं और बताते हैं कि मुझे अर्जेंट दिल्ली जाना है। थोड़ा सर्च करने के बाद ट्रेवल एजेंट कहता है आज दिल्ली के लिए 2 ट्रेन हैं, तो देयर आर 2 ट्रेन्स फॉर दिल्ली। सिचुएशन नंबर 3, एक पिता अपने छोटे से बच्चे को आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है आसमान में कितने सारे तारे हैं, देयर आर सो मेनी स्टार्स इन द स्काई। सिचुएशन नंबर 4, एक स्कूल में अध्यापक बच्चों को भारत देश की जानकारी दे रहा और कहते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। याद रखेंगे 28 स्टेट नहीं होगा, स्टेट्स। एक लड़की 10 लड़कियां, इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा। सिचुएशन नंबर 5, एक मीटिंग के दौरान जब बॉस अपने सभी अधिकारियों को नए प्लान के बारे में बताता है तो एक अधिकारी अपने बॉस से कहता है सर मेरे दिमाग में एक सवाल है, सर देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड। दोस्तों ई बुक आप पढ़ें, इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं और मैं चाहूंगा कि वो एक्सरसाइज जरूर बनाएं, प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर भी दिया हुआ है, बनाने के बाद आंसर से भी मैच कराएं और देखिए आपका कितना सही है। तो होप सो देयर आर समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो, हैव अ ग्रेट डे। यूज ऑफ हैव और हैज। यकीन जानिए हैव और हैज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोकन में। चलिए समझते हैं क्या बोलता है हैव और हैज। यदि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो और हम दूसरों को बताना चाहते हैं तो हैव या हैज के माध्यम से बताएंगे। मैंने कहा मेरे पास कोई वस्तु है या किसी के पास कोई वस्तु है और दूसरों को बताना चाहते हैं, हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। बहुत बरसों पहले एक मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने काम किया था। मूवी का नाम था दीवार। और जब अमिताभ बच्चन शशि कपूर से एक जगह पर मिलते हैं तो अपना फेमस डायलॉग मारते हैं और वो इस तरह से बोलते हैं आज मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? माफ कीजिए मुझे उतना अच्छा एक्टिंग तो आता नहीं। और उस समय शशि कपूर कहते हैं मेरे पास माँ है। तो यहाँ पर देखिए अमिताभ बच्चन ने बता तो दिया कि मेरे पास आज गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैसा है। वो बताना चाह रहे हैं कि देखिए गाड़ी नामक वस्तु मेरे पास है, बिल्डिंग नामक वस्तु मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास माँ है। अगर यही मूवी अंग्रेजी में बनाना होता और इस डायलॉग को इंग्लिश में लिखना होता तो वो हैव या हैज नामक ग्रामर का प्रयोग करता। तो दोस्तों तो हमारे पास या किसी के पास कोई भी वस्तु है, हैव या हैज से बताएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, बच्चों के पास खिलौने हैं, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, उसके 2 भाई हैं, हमारे पास एक अच्छा प्लान है, मेरे पिता के पास एक सरकारी नौकरी है, मेरे दादा के पास एक गन है, मेरे चाचा के पास 100 एकड़ जमीन है। ऐसे कितने सारे सेंटेंस हम स्पोकन इंग्लिश में या हिंदी में हम बोलते हैं जो जरूरत पड़ती है हमें, सब के सब हैव या हैज से बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हैव या हैज को लगाएं कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर को आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज और सीधा सीधा ऑब्जेक्ट। ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा और आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हैव का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो चूंकि हैज सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। ही शी इट नाउन सिंगुलर और आई वी यू दे ये सब प्लूरल है, हैव का प्रयोग होगा। याद रखना आई भी प्लूरल में काउंट होता है प्रेजेंट और फ्यूचर में। पास्ट में आई को सिंगुलर माना जाता है। अब एक सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक साइकिल है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव अ बाइसिकल। तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव अ पेन। बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रन हैव टॉयज। चलिए कुछ कंडीशंस के माध्यम से इसको समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, नीतू हड़बड़ी में घर का चाबी खो देती है और रोने लगती है। तब उसकी मां कहती है चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के पास एक डुप्लीकेट चाबी है। योर फादर हैज अ डुप्लीकेट की। योर फादर हैज, याद रखना योर फादर हैज, योर फादर के साथ हैज का प्रयोग होगा क्योंकि एक पिता की बात हो रही है। कंडीशन नंबर 2, पार्क में 2 सहेलियां बहुत दिनों बाद मुलाकात करती है। राधा अपनी सहेली से पूछती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो वह उत्तर देती है मेरे 2 बच्चे हैं। आई हैव 2 किड्स। कंडीशन नंबर 3, अनीता अपने पति से कहती है चलिए चाचा जी से मिलकर आते हैं।
तो मिस्टर मोहन जवाब देते हैं, लेकिन आज मेरा मीटिंग है मिस्टर बजाज के साथ। टुडे आई हैव अ मीटिंग विथ मिस्टर बजाज। कंडीशन नंबर 4, स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा एक अभिभावक को फोन लगाकर पूछते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया। तो बच्चे की माँ रिप्लाई करती है, सर राहुल को बुखार है। सर राहुल हैज टेम्परेचर। याद रखना, राहुल हैज फीवर नहीं होगा, इंसान को ताप होता है, ताप यानी टेम्परेचर, और टेम्परेचर के कारण वह बुखार नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं आई हैव टेम्परेचर सो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ऐसे कई सेंटेंसेस जिसको आप हैव या हैज से बता सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 घंटे हैं, आई हैव 2 आवर्स। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, यू हैव अ गुड चांस। बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रन हैव टॉयज। मैं चाहूंगा कि आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु ना हो तो उसे कैसे बताएं। जैसे एक सेंटेंस है, मेरे पास कार नहीं है। अब इसे 3 तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। आई हैव नो कार, आई हैव नॉट अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। अब सवाल उठता है, इन तीनों में से सही कौन सा है? तो मैं बता दूं, इन तीनों में 2 सही हैं और एक गलत। आई हैव नो कार या फिर आई डू नॉट हैव अ कार, इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समस्या हिंदी के वाक्य में होता है। जब आप किसी से पूछते हैं और वो बोलता है कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, फिलहाल नहीं है या बिल्कुल नहीं है। जैसे घटना के माध्यम से समझाता हूं कि हिंदी में क्या प्रॉब्लम आता है। कुछ 2002 की बात होगी, मैं स्कूटर लेके मार्केट जा रहा था। बीच में पुलिस ने मुझे रोका। पुलिस ने मेरे से लाइसेंस मांगा। मैंने कहा मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तुरंत उन्होंने 200 रुपए का पर्ची काट दिया। मेरा थोड़ा सा मूड खराब हुआ और मैं चिल्ला के बोला, सर पर्ची क्यों काट दी है? मेरे पास लाइसेंस है लेकिन घर पे है, मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो पुलिस वाले ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? तो देखिए, यहां पर ना मेरी गलती ना पुलिस वाले की। जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो टेक्निकली इसका 2 अर्थ निकल सकता है, फिलहाल नहीं है या बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, फिलहाल नहीं है तो अलग बात है और बिल्कुल नहीं ये भी अलग बात है, लेकिन हिंदी में ये कंफ्यूजन पैदा करता है और वो पुलिस वाले के साथ हुआ। क्योंकि अगर आप लाइसेंस भूल भी जाते हैं लेकिन आप किसी से मंगवा के दिखा दे तो आपका चालान नहीं कटेगा। तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे मैं अपने क्लास में एक बच्चे से पूछा क्या तुम्हारे पास बाइक है, तो उसने कहा मेरे पास बाइक नहीं है। अब मैं क्या समझूं, फिलहाल बाइक नहीं है कोचिंग में, या तुम्हारे पास बाइक है ही नहीं, तुमने कभी बाइक खरीदा ही नहीं। तो ये हिंदी में हमेशा प्रॉब्लम देगा। इसका सोल्यूशन है इंग्लिश। अगर मैं पुलिस वाले को ये बोलता आई हैव नो लाइसेंस, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास फिलहाल लाइसेंस नहीं है लेकिन कहीं और है। और अगर मैं कहता हूं आई डू नॉट हैव अ लाइसेंस, मतलब मेरे पास लाइसेंस है ही नहीं, मैंने कभी भी नहीं बनवाया। तो नेगेटिव नंबर 1, आप कभी भी ये बताना चाहते हो कि फिलहाल मेरे पास या किसी के पास वो वस्तु नहीं है, तो नो लगा के बताएंगे। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब फिलहाल नहीं है, तो आप बोलोगे आई हैव नो मनी। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, आई हैव नो जॉब। फिलहाल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नो फूड। तो फिलहाल नहीं है। और बिल्कुल भी नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, जब भी डू या डस का प्रयोग होगा तो हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डू या डस के बाद हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है और हैव प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, तो सिंगुलर यूज नहीं होगा। ही शी इट के साथ डज लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ डू लगाएंगे। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मान लो ये कहना चाहते हो बिल्कुल भी नहीं है, तो आई डू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ही डज नॉट हैव मनी। तो होप सो आपको हैव या हैज अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा कि इसका एक्सरसाइज अब जरूर बना लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। मैं फिर से स्वागत करता हूं सभी का। आई वेलकम यू ऑल माय चैनल देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट। हेलो नमस्कार, दिस इज देव साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस ऑडियो क्लास में। आज लेसन नंबर 13 यूज ऑफ इट के बारे में चर्चा करेंगे।
बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिखने में बड़ा छोटा, इट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए एक प्रश्न से हम बात की शुरुआत करते हैं। एक सेंटेंस है, आज शुक्रवार है। जरा इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। मेरे ख्याल से आपके मन में ये आंसर आया होगा, टुडे इज फ्राइडे। चलिए एक और सेंटेंस लिखिए या सोचिए, कल मेरा जन्मदिन है। क्या होना चाहिए इसका इंग्लिश? शायद ये आया क्या, टुमारो इज माई बर्थडे? जी नहीं, दोनों सेंटेंस गलत। अगर आप ये सोचते हैं आज शुक्रवार है, टुडे इज फ्राइडे, या कल मेरा जन्मदिन है, टुमारो इज माय बर्थडे, दोनों ही गलत है। ज्यादातर भारतीय इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। याद रखें, इन प्रकार के सेंटेंसेस में हमें इट का प्रयोग करना चाहिए। आज शुक्रवार है, इट इज फ्राइडे टुडे, या टुडे इट इज फ्राइडे। हमें लगता है इट का कोई महत्व नहीं है। जी नहीं, इट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इट का प्रयोग हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इट का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे एम्प्टी या इंट्रोडक्टरी इट भी कहा जाता है। चलिए एक एक करके जानते हैं कि इट का प्रयोग हमको किस तरह से करना है सही इंग्लिश बोलने के लिए। रूल नंबर 1, दिनों के नाम बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। जब कभी भी लिखते या बोलते समय अगर आपको दिनों के नाम बताना है, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे आज सोमवार है तो टुडे इट इज मंडे, या इट इज मंडे टुडे। कल रविवार था तो यस्टरडे इट वाज संडे। अगले हफ्ते सोमवार होगा तो नेक्स्ट वीक इट विल बी मंडे। नंबर 2, दिनांक या तारीख बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज 26 जनवरी है तो टुडे इट इज 26 जनवरी। कल 27 जनवरी है तो टुमारो इट इज 27 जनवरी। परसों 28 जनवरी है, परसों को बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो इट इज 28 जनवरी। कल 25 जनवरी था, यस्टरडे इट वाज 25 जनवरी। परसों 24 जनवरी था, बीता हुआ परसों को बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे इट वाज 24 जनवरी। नंबर 3, महीनों के नाम को बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको लिखते या बोलते समय बोलना है मार्च का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ मार्च। नहीं यार, मेरे ख्याल से जून का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। नंबर 4, सन या वर्ष को बताने के लिए भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 2021 है, इट इज 2021। नहीं, मेरे ख्याल से 1947 था, आई थिंक इट वॉज 1947। नंबर 5 थोड़ा ध्यान से समझना, वर्षा होना या बर्फ गिरना इत्यादि को बताने के लिए इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। देखिए, वर्षा होना, बरसात होना, पानी गिरना, बर्फ गिरना, इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है, किसी भी टेंस का या ग्रामर का हो, सब्जेक्ट आपका इट होगा। और पानी गिरना या बरसात होना के लिए रेन, RAIN, रेन का प्रयोग एज ए वर्ब करेंगे, ना कि फॉलिंग वाटर। उसी तरह से बर्फ गिरने के लिए आप स्नो का प्रयोग करेंगे, ना कि फॉलिंग आइस। अब एक सेंटेंस है, वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट हमने बना लिया इट को, इट के साथ इज लगता है, और पानी गिरना के लिए रेन, तो चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए रेन का रेनिंग, क्योंकि ING फॉर्म लगता है। तो वर्षा हो रही, इट इज रेनिंग। वर्षा होगी, इट विल रेन। वर्षा हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। तो कुल मिला के समझना ये है कि कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कैन हो, शुड हो, जो स्ट्रक्चर है उसमें आप रख दीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब मिल गया। बर्फ गिर रही थी तो इट वॉज स्नोइंग। नेक्स्ट, 6th, इट का प्रयोग मौसम या ऋतुओं को बताने के लिए भी किया जाता है। गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन। ठंड का मौसम था, इट वॉज विंटर सीजन। आज बहुत गर्मी है तो टुडे इट इज वेरी हॉट। पतझड़ का मौसम था, इट वॉज स्प्रिंग सीजन। कट, पतझड़ का मौसम है, इट इज ऑटम सीजन। बसंत ऋतु थी, इट वॉज स्प्रिंग सीजन। नंबर 7, किसी वाक्य में ना लगा हो तो इट का प्रयोग करेंगे, ना। अब चलना ठीक है, चलना। नाउ इट इज गुड टू गो। धूम्रपान करना, करना ना बुरा है, इट इज बैड टू
स्मोक। नंबर 8, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, पंछी, छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, नवजात शिशु, नपुंसक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। ध्यान से समझने की बात यह है कि इट का अर्थ होता है यह, लेकिन हर यह के लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? इट का हिंदी में अर्थ होता है यह, लेकिन हर यह के लिए इट का प्रयोग जरूरी नहीं है। जैसे कि हर डॉक्टर इंसान होता है, लेकिन हर इंसान को डॉक्टर कहा जाए ये जरूरी नहीं है। तो हमें यह जानना है कि कौन कौन से यह के लिए इट का प्रयोग कर सकते हो। तो यदि यह का प्रयोग निर्जीव वस्तु, पंछी, छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, नवजात बच्चा या नपुंसक व्यक्ति के लिए किया गया हो तो उस यह के लिए इट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यह एक किताब है, तो यहां किताब की बात हो रही है, निर्जीव वस्तु, तो उस यह के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, तो इट इज अ बुक। यह एक तितली है, तो यह शब्द आया किसके लिए? तितली। एक कीड़े मकोड़े में आते हैं, तो इट इज अ बटरफ्लाई। यह मेरा बच्चा है, अब इसको समझना। तो ही इज माई चाइल्ड या शी इज माई चाइल्ड आप बोल सकते हो, लेकिन अगर वो नवजात बच्चा है तो नवजात बच्चे को इन्फेंट या बेबी कहा जाता है, तो आप बोलेंगे इट इज माई बेबी। तो बेबी के लिए इट का प्रयोग होता है क्योंकि इसका जेंडर निर्धारित नहीं रहता, लड़का या लड़की दोनों के लिए यूज होता है। ध्यान रहे कुछ लोग इस तरह से भी बोल देते हैं, जैसे कि मेरे कोचिंग में एक बार ऐसा हुआ था, एक लेडी आई थी, वह गलती से बोल दी सर मिलिए इट इज माई हस्बैंड। तो याद रखिए हस्बैंड के लिए इट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इट नपुंसक व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। नंबर 9, इट का प्रयोग दिए जा रहे वाक्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे आज मेरा उपवास है, टुडे इट इज माई फास्ट। सोमवार को फाइनल है, इट इज फाइनल ऑन मंडे। अगले महीने मेरी शादी है, नेक्स्ट मंथ इट इज माई मैरिज या वेडिंग। अब तुम्हारी पारी है, नाउ इट इज योर टर्न। अभी अंधेरा है, नाउ इट इज डार्क। अभी शाम है, नाउ इट इज इवनिंग। अगले हफ्ते मेरी ट्रांसफर है, नेक्स्ट वीक इट इज माई ट्रांसफर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, इट का प्रयोग घड़ी के समय को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे 10 बजा है, इट इज 10 o'clock। 12 बजा था, इट वॉज 12 o'clock। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घड़ी के समय बताने में हमें कठिनाई महसूस होती है। चलिए इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अब एक सेंटेंस देखिए, केस नंबर 1, 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। अब इसे कैसे बोले? ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। जब मैं अपने क्लास में बच्चों को बताता हूं तो उन्हें समस्या होती है। तो इसको याद करते हैं। तो 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, मतलब 12 बजा नहीं है, 5 कम पड़ रहा है। तो हम किसी तरह से 12 को 5 दे दें तो 12 पूरा बज जाएगा। अब सवाल उठता है कि 5 दे कैसे? तो कभी आप पार्टी या फंक्शन में जाते हो किसी बच्चे के बर्थडे में, तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ गिफ्ट दे देते हैं और कभी हम पैसे भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पर्स खोले और पैसा दे दिए उनके पिता को। हम लिफाफा लेके आते हैं और उनमें कुछ पैसे डाल देते हैं और ऊपर में लिख देते हैं टू रामलाल बच्चा मुबारक। ठीक उसी तरह से हमको भी यही करना है। लिफाफा लेकर आएंगे और जो कम पड़ रहा है उसको डाल देंगे और टू लगा के सामने वाले को दे देंगे। तो 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी, मतलब इट इज, लिफाफा लेके आया, 5 को डाला तो इट इज 5 को डाल दिया और 2 लगा के 12 को दे दूंगा, तो इट इज 5 to 12। देखिए कितना सुंदर, कितना सिंपल। कुछ भी AM PM, ए क्लॉक, ओ क्लॉक कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो 12 के लिए 5 कम पड़ रहा है, तो 5 को 2 लगा के लिफाफे में डाल के मैंने 12 को दे दिया, तो इट इज 5 to 12। ठीक उसी तरह से 12 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, तो इट इज 10 to 12। 4 बजने के लिए 20 मिनट बाकी है, तो इट इज 20 to 4। याद रखना जो बाकी है उसी को सबसे पहले लिफाफे में डालना है, फिर 2 लगा के सामने वाले को देना है। ठीक। केस नंबर 2, 10:05 हुए हैं। अब इसको कैसे बोले? तो देखिए ध्यान देने की बात है, इट इज तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे क्योंकि घड़ी का समय है और अंत में है शब्द आ रहा है, इसलिए इज। था तो वॉस लगाते हैं। अब ये 10 तो बजा ही बजा, लेकिन ये 5 भी बीत गया। तो 5 बीत गया मतलब किसमें चला गया? भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट। तो इट इज 5 past 10। तो इसको इस तरह से याद करना है। तो कम पड़ रहा है तो 2 लगा के देना है और ज्यादा हो जाए तो उसको पास्ट में डाल देना है। जैसे 12:10 हुए हैं, तो इट इज 10 past 12। अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि 5:07 हुए हैं, तो यहां पर एक मैथमेटिक्स का रूल लगेगा। 5:07 हुए तो इसको आप ये नहीं बोलेंगे 87 past 5। अब आपको बोलना पड़ेगा 87 minutes past 5। अब आप बोलोगे सर मिनट्स कहां से आ गया? तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जो मिनट बाकी है या जो बीत गया है, अगर 5 के मल्टीपल ना हो, 5 से पूरा भाग ना जाए, तो मिनट्स लिखना पड़ेगा। जैसे 12 बजने के लिए 24 मिनट बाकी है, तो बाकी है मतलब देना पड़ेगा। तो इट इज 24 minutes to 12, आपको मिनट्स लगाना पड़ेगा। केस नंबर 4, यदि बीता हुआ मिनट या जो मिनट बाकी है 30 से ज्यादा हो जाए तो उसे पलट कर बनाएंगे। जैसे 10:45 हुए हैं, तो आप इसको ये मत बोल देना कि इट इज 45 past 10। गलत है, क्योंकि ये जो 45 मिनट है 30 से ज्यादा है। अब आपको पलट कर बनाना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि घड़ी का समय को आप दो तरीके से बता सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये मेरे पिताजी हैं या मैं इनका बेटा हूं, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक उसी तरह से 10:45 हुए हैं, इसको ये भी तो मैं बोल सकता हूं 11 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। तो कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, ध्यान से समझना। 10:45 हुए हैं, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 11 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। अब पहला सेंटेंस बना नहीं सकते, लेकिन दूसरा ग्रामर में फिट बैठ रहा है क्योंकि 15 30 से कम हो गया। तो 10:45 हुए हैं, हम इसको बोलेंगे इट इज 15 to 11। ठीक उसी तरह से 2 बजने के लिए 35 मिनट बाकी है, तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं 1:25 हुआ है, तो इट इज 25 past 1। तो ये कुछ खास बातें जो हमने सीखा, तो होप सो इस ऑडियो के माध्यम से आप इट का सही प्रयोग सीख पाए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? मैं देवती साहू, द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आप सभी को स्वागत करता हूं। लेसन नंबर 6। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। देखिए, कोई भी भाषा संचार का सबसे बड़ा साधन होता है। जरा कुछ क्षण के लिए सोचिए, अगर दुनिया में कोई भाषा ही नहीं होती तो संचार करना कितना कठिन हो जाता। यही भाषा हमें जानवरों से श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है कि भाषाओं की शुरुआत इंसानों ने कब की। शुरुआती समय में आवाज एक संचार का साधन था, जिसमें भय, उत्साह, घृणा, प्रेम के लिए अलग अलग आवाजों का प्रयोग किया गया, जिसे जानवर आज भी प्रयोग करते हैं। फिर इंसानों ने धीरे धीरे परिष्कृत करते हुए भाषा का रूप दे दिया। चलिए, तो ट्रांसलेशन को हमको समझना है। ट्रांसलेशन को इसलिए भी जानना जरूरी क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हिंदी सबसे पहले बन जाता है और उसे इंग्लिश किस तरह से किया जाए इसमें हम चर्चा करेंगे। आज दुनिया में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। खैर, बात करें कि अंग्रेजी कैसे बोले, इसके लिए हमें ट्रांसलेशन सीखना होगा। हम जो भी कहना चाहते हैं उसे आसानी से हिंदी में कह सकते हैं, चाहे किसी भी पोजीशन में बोलना हो, किसी इंटरव्यू में बोलना हो या कहीं भाषण देना। लेकिन समस्या यह है कि अंग्रेजी कैसे बोले, तो एक शॉर्टकट तरीका है ट्रांसलेशन। जो भी हम कहना चाहते हैं वह हिंदी भाषा में तो है, क्यों ना उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाए। अब मैं ट्रांसलेशन से संबंधित कुछ मुख्य बातों में प्रकाश डालना चाहूंगा। ट्रांसलेशन अपने आप में बहुत आसान है, बशर्ते आपको यह जानकारी हो कि वाक्य की बनावट कैसी है, कि वाक्य किन किन घटकों से मिलकर बना है। अब जैसे कि आप एक सेंटेंस देखिए, तुम कब आ सकते हो। अब अगर इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करें तो तुम यानी यू, कब यानी व्हेन, आना यानी कम और सकते हो यानी कैन। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू व्हेन कम कैन। जी नहीं, इस प्रकार नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ध्यान रहे, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जबकि इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी गई है। अतः दोनों भाषाओं के लिखने के तरीके में भिन्नता है। अतः हिंदी के वाक्यों को इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करना है। तुम कब आ सकते हो, यू व्हेन कम कैन। तो जैसा हिंदी है वैसा अंग्रेजी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की लिपि अलग अलग है। दोस्तों, कोई भी वाक्य मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बनता है। मैंने कहा 3 घटक, कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं बिल्कुल एकदम व्यवहारिक तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल किताबी नहीं है। ठीक है, अब हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला कि इनकी परिभाषा क्या है, और दूसरा इसे पहचाने कैसे। मतलब जब हम इंग्लिश बोलने के लिए जाएंगे तो हमारे दिमाग में एक हिंदी में सेंटेंस बन चुका रहेगा। उस हिंदी के वाक्य से हमें यह जानना होगा कि कौन सा शब्द वर्ब है
कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया। तो वे सारे शब्द जो हमें ये बताए कि वाक्य में किस प्रकार का कार्य हो रहा है, अर्थात जो एक्शन बताए, क्रिया कहलाता है। ध्यान रहे वर्ब हमेशा हिंदी में अंत में मिलते हैं। जैसे अनीता चाय बनाती है, तो बनाने का काम हो रहा है, यहां पर वर्ब है बनाना। हम स्कूल जाएंगे, जाने का काम हो रहा है, तो जाएंगे शब्द यहां पर वर्ब है। वह खाना पका रहा है, क्या काम कर रहा है, पकाने का, तो ये पकाना शब्द वर्ब हो गया। नोट, इंग्लिश में वर्ब के 4 रूप होते हैं जिसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जैसे कि जाना, तो जाना का अर्थ होता है गो, ये फर्स्ट फॉर्म है। वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म और गोइंग फोर्थ फॉर्म। उसी तरह से तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। ध्यान रहे वर्ब को ऐसे कोई फोर्थ फॉर्म नहीं होता, ये हमें अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर 2 समस्या है वर्ब के लिए हिंदी से अगर आप कंपेयर करें। हिंदी में तो आना जाना खाना से काम चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में आपको चारों फॉर्म याद रखना पड़ेगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। और दूसरी समस्या ये है कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। कई लोग बच्चे पूछते हैं कि सर वर्ब के तीनों फॉर्म या चारों फॉर्म बनाना सिखाइए, तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको सबको पकड़ पकड़ के याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके फर्स्ट अलग होते हैं, सेकंड थर्ड एक जैसे होते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये थोड़ी सी समस्या है। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। तो वे सारे नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में किसी प्रकार का कार्य करे या किसी कार्य के लिए जिम्मेदार हो, कर्ता कहलाता है। लेट मी रिपीट, अगर कोई काम हो रहा है तो कोई करने वाला होगा, और जो कर रहा है वही कर्ता कहलाएगा। ये नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ऊपर के लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे अनीता चाय बनाती है, तो चाय बनाने की बात हो रही है, तो चाय अपने आप तो नहीं बन रहा है, कौन बना रही है, अनीता, क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट। वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, पूछो कौन, तो आंसर आया वह, तो यहां पर वह शब्द सब्जेक्ट होगा। ज्यादातर वाक्यों में सब्जेक्ट शुरू में दिया होता है, वर्ब अंत में दिया होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, तो पिकनिक जाने का काम हो रहा है किनके द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो बच्चे यहां पर सब्जेक्ट हो गया। हम दिल्ली में रहते हैं, रहने का काम हो रहा है दिल्ली में किनके द्वारा, हम, तो हम सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अगर सीधे सीधे समझाऊं, ज्यादा उलझे ना, तो भाई ऐसा है कि सब्जेक्ट और वर्ब को अगर आपने किसी वाक्य से छांट लिया तो जो बचा हुआ शब्द है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि मोहन इंग्लिश बोलता है, तो बोलना शब्द तो हो गया वर्ब और मोहन हो गया सब्जेक्ट, बच गया इंग्लिश, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। राज कार चलाता है, चलाने का काम हो गया, इसलिए चलाता शब्द वर्ब, कौन, राज, ये हो गया सब्जेक्ट, बच गया कार, ऑब्जेक्ट। वह चाय बनाती है, तो बनाती शब्द हो गया वर्ब, वह हो गई सब्जेक्ट, बच गया चाय, ऑब्जेक्ट। हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाएंगे शब्द वर्ब, कौन, हम, सब्जेक्ट, बच गया बच्चे, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो होप सो आप लोगों को बेसिक बातें क्लियर हुई होगी, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपके फंडे क्लियर हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज देवतीर्थ साहू। आप सभी का स्वागत है लेसन नंबर 11। इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रश्न किस तरह से बनाया जाए और उनका उत्तर किस तरह से दिया जाए। व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, व्हाट आदि शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाए। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हु का प्रश्न। एग्जाम्पल देखिए, हु इज इन द बाथरूम, बाथरूम में कौन है। अगर इसका आंसर देना हो तो हम हु को हटाकर उसके स्थान पर किसी का नाम लिख देते हैं या बोल देते हैं और आंसर हो जाएगा राजू इज इन द बाथरूम। तो हु इज इन द बाथरूम, हु को हटाया और राजू इज इन द बाथरूम। तो हु का प्रश्न बनाने के लिए साधारण रूप से कर्ता को हटाकर उसके स्थान पर हु लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। जैसे रोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो हम रोहन को हटा देते हैं और उसकी जगह लिख देंगे हु इज राइटिंग अ लेटर। नंबर 2, व्हाट का प्रश्न। व्हाट डू यू कुक, तो व्हाट का मतलब होता है क्या। तो प्रश्न में व्हाट को हटाकर डू भी हटा दो तथा कर्ता
एवं क्रिया लिखकर व्हाट का उत्तर दो। नाउन एक वचन हो तो ए या एन जरूर लगाएं और यू का उत्तर में दें। इसी प्रकार योर का माय और यू कर्म का मी करते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू कुक तो आई कुक चिकन, इस तरह से आप आंसर देंगे। व्हेन का प्रश्न, व्हेन का अर्थ होता है कब। व्हेन डू यू प्ले तो व्हेन प्रश्न के उत्तर में समय बताना होता है। व्हेन और डू को हटाकर यू का प्रयोग कर लीजिए और उसके बाद वर्ब लिखो और समय लिख दीजिए। तो व्हेन डू यू वेक अप तो आप यू को हटाकर आप बोल सकते हो आई वेक अप एट 5 o'clock। वेयर का प्रश्न, वेयर डू यू लीव आप कहां रहते हैं। तो यहां पर वेयर और हम डू को हटा देंगे और यू के लिए जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसका प्रयोग कर देंगे। तो आई लीव एट भिलाई। नेक्स्ट देखते हैं वाई का प्रश्न, वाई डू यू कम हियर तो वाई का अर्थ होता है क्यों। तो सेम यहां पर भी हम वाई और डू को हटा देंगे और जो भी सब्जेक्ट हम बताना चाहते हैं उसके अनुसार हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वाई का प्रश्न, जैसे वाई डू यू कम हियर तुम यहां क्यों आते हो। तो वाई का अर्थ होता है क्यों, तो यहां पर हम वाई को हटा देंगे, डू को हटा देंगे और यू के लिए अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आई का यूज करते हुए हम वर्ब का यूज करके रीजन बताएंगे। तो आई कम हियर टू स्टडी। हाउ का प्रश्न, हाउ डिड यू गो आप कैसे गए। तो देखने वाली बात यह है कि हाउ यानी कैसे और यहां डिड आया है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यू की जगह आप आई का प्रयोग कर लेंगे और यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो हाउ डिड यू गो तो आई वेंट बाय कार। सहायक क्रिया वाले प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, डू यू हैव अ पेन या आर यू गोइंग देयर। तो इनका आंसर यस या नो में होता है। तो आर यू गोइंग देयर, यस आई एम गोइंग देयर, या फिर नो आई एम गोइंग देयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवतीर्थ साहू, द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑडियो लेसन पे। लेसन नंबर 8 आज हम चर्चा करेंगे पंक्चुएशन। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर कभी धीरे से तो कभी तेजी से बोलते हैं या कई बार रुक जाते हैं। इस तरह से हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन लिखते समय ऐसा नहीं कर सकते बल्कि पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। हिंदी व अंग्रेजी में एक ही प्रकार के पंक्चुएशन का प्रयोग होता है, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। हिंदी में हम एक डंडी लगाते हैं और इंग्लिश में हम पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, एक छोटा सा बिंदी। चलिए, समझने की बात है कि आप चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स ईट ग्रैंडपा। अब अगर मैं इसमें कॉमा नहीं लगाता हूं तो इसका अर्थ हो जाता है चलो दादा को खाते हैं। तो देखिए कितना फनी हो जाएगा अगर आप कॉमा नहीं लगाए, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडपा मतलब चलो दादा खाते हैं। तो एक छोटा सा कॉमा भी खतरनाक हो सकता है, दादाजी हो सकता है वहां से रफू चक्कर हो जाए। ध्यान रहे, सही तरीके से पंक्चुएशन ना करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में प्रमुख पंक्चुएशन मार्क इस प्रकार के हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, एक छोटा बिंदी रहता है, पूर्ण विराम। दूसरा है कॉमा, छोटा सा कॉमा लगाते हैं जिसको हम अल्पविराम कहते हैं। तीसरा है सेमीकोलन, अर्धविराम। मैं चाहूंगा कि इस ऑडियो के साथ साथ आप ई बुक भी पढ़ें क्योंकि पंक्चुएशन मार्क को मैं वर्बली नहीं बता पाऊंगा। हाइफन, हाइफन मतलब होता है योजक, एक छोटा सा लाइन बीचों बीच। मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य चिन्ह। सातवां है कोटेशन मार्क, अवतरण चिन्ह। अपोस्ट्रॉफी, लोभ चिन्ह और कोलन, अपूर्ण विराम। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम। चलिए जानते हैं कि कहां कहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य का अंत होने पर लास्ट में हम लगाते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल में हमारी वाक्य खत्म हो गया, हम लास्ट में एक डॉट लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। छोटे रूपों में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, जैसे MBA तो M.B.A या BA B.A.A। नंबर 2 कॉमा का प्रयोग देखते हैं, अल्प विराम।
पहला, एक जैसे आए शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे आई वॉन्ट अ कार, कॉमा मोबाइल एंड अ जॉब। तो कार और मोबाइल एक जैसे आए इसलिए हम वहां पर कॉमा लगाए। इसी में हम दूसरा केस देखते हैं, यस और नो शब्द के बाद हमेशा कॉमा लगता है, जैसे यस यू मे गो, तो यस के बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, जी हां आप जा सकते हैं। थर्ड है डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, जैसे ही सैड कॉमा शी इज कमिंग, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, तो यहां हम यूज करते हैं। चौथा केस देख लीजिए इसी में, वर्ड्स को महीने की तारीख से अलग करने के लिए, जैसे मार्च 20 कॉमा 2015 या फिर 2015 कॉमा मार्च 20। लास्ट केस देखते हैं, क्वेश्चन टैग को क्लॉज से अलग करने के लिए, जैसे ही इज कमिंग कॉमा इजंट ही, तो इजंट ही आपका क्वेश्चन टैग है, इसको अलग करने के लिए हमने कॉमा लगाया। चलिए नेक्स्ट पंक्चुएशन देखते हैं, नंबर 3 सेमी कोलन। सेमी कोलन को हम हिंदी में कहते हैं अर्धविराम। पहला केस, यदि पढ़ते समय कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम रुकना हो तो सेमी कोलन का मतलब कॉमा से अधिक रुकना है और फुल स्टॉप से कम, तो हम सेमी कोलन का प्रयोग करेंगे, जैसे आई एम सिक देयरफॉर आई कांट कम। तो आई एम सिक के बाद हम सेमी कोलन लगाए हैं, तो कॉमा से हम थोड़ा ज्यादा देर रुके और फुल स्टॉप से थोड़ा कम। चौथा देखते हैं हाइफन। हाइफन का मतलब होता है योजक। कंपाउंड वर्ड के बीच में हम इसका प्रयोग करेंगे। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है कि दो शब्दों को जोड़कर आप एक शब्द बनाते हो, जैसे मिल्क मैन 21, तो मिल्क अलग शब्द है, मैन अलग है, इनको मिलाकर आप एक नया शब्द बनाए हो, तो मिल्क के और मैन के बीच में आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। पांचवा देखते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम इंटरोगेटिव साइन लगाते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो गोइंग के बाद आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। सिक्स्थ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य चिन्ह, मतलब एक डंडी और नीचे बिंदी। पहला, अत्यधिक सुख दुख या आश्चर्य को व्यक्त करने वाले शब्दों के लिए, जैसे वाओ ही एक्सक्लेम्ड। नॉनसेंस, तो नॉनसेंस के तुरंत बाद आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। दूसरा केस देखिए, कुछ वाक्य प्रायः व्हाट या हाउ से शुरू होता है, जिसमें हम कोई आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जैसे व्हाट अ पर्सन यू आर, या फिर हाउ लवली शी लुक्स, तो यहां पर वाक्य के अंत में आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगाना पड़ेगा। सातवां अपोस्ट्रॉफी, जिसे लोप चिन्ह कहते हैं। किसी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एस नहीं आ रहा हो तो उसमें अपोस्ट्रॉफी लगाकर हम पोसेसिव बनाते हैं, जैसे माय फादर्स नेम इज मिस्टर आर के शर्मा, तो फादर में हमने अपोस्ट्रॉफी फिर एस लिखा और इस तरह से हमने पोसेसिव बनाया, तो मतलब मेरे पिताजी का, तो मेरे पिताजी का, ये बनाने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। दूसरा केस देखिए, संख्या तथा अक्षरों का प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, सीधा सीधा एस लगा देते हैं। लेकिन अगर 3 का प्लूरल बनाना है, मान लो जैसे कि नंबर 3 का प्लूरल, तो 3 अपोस्ट्रॉफ एस, ये प्लूरल बन गया 3 का। 8 का बनाना है तो 8 अपोस्ट्रॉफी एस, ये प्लूरल बन गया, जैसे देयर आर मेनी थ्रीज, है ना, आई हैव मेनी एट्स, तो 8 अगर मेरे पास खूब सारे 8 नंबर है तो आई हैव मेनी एट्स, ऐसा करके, तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम प्लूरल बनाते किसी नंबर का या लेटर का। कोलन, 8वां नंबर, अपूर्ण विराम, किसी सूची को आरंभ करने के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं, जैसे आई वॉन्ट द फॉलोइंग कार्स, मोबाइल्स, लैपटॉप। ठीक है, तो फॉलोइंग के बाद आप अपूर्ण विराम कोलन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अनुपात बताने के लिए, जैसे 5:3, 3:2, अनुपात बताने के लिए। 9th है लास्ट, कोटेशन मार्क, जिसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है उसे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क में लिखते हैं। ही सेड कॉमा
राम इज कमिंग, तो राम इज कमिंग इन्वर्टेड कॉमा में। मैं चाहूंगा कि ई बुक भी पढ़ते चले। कहानी, कविता, लेख आदि के नाम को कोटेशन के अंदर लिखते हैं। जैसे हैव यू रेड 5 पॉइंट समवन बाय चेतन भगत, तो 5 पॉइंट समवन एक प्रकार से एक कहानी का नाम, एक नॉवेल का नाम है, तो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में होगा, कोटेशन मार्क में होगा। तो होप सो पंक्चुएशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज देवतिर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस ऑडियो लेसन में। इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्शन अर्थात संकुचन। दोस्तों, आज के नौजवान सुंदरता और शीघ्रता में ज्यादा विश्वास करते हैं। यदि आप किसी भाई व बहन के बीच वार्तालाप सुने, जैसे निम्न वाक्यों में दर्शाया जा रहा है। अजय बोलता है, हे सिस व्हाट्स गोइंग ऑन। सिस अर्थात निशा बोलती है, नथिंग स्पेशल ब्रो। अजय, ओके। वेयर इज मॉम। निशा बोलती है, आई डू नॉट नो। वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तो सिस्टर को संकुचित करके सिस कर दिया गया, उसी तरह ब्रदर को ब्रो कर दिया गया। यह तो हुई अंग्रेजी भाषा की बात। हिंदी भाषा में भी हम अनेक शब्दों को संकुचित कर देते हैं, जैसे राजेश्वरी को राजी, अनुष्का को अनु, परमेश्वरी को परम, और तो और लोगों ने मेरा नाम देवतीर्थ को भी देव कर दिया। देखते हैं अंग्रेजी भाषा में किस तरह से संकुचित किया जाता है। चलिए, तो डू नॉट को डोंट, डू नॉट को डोंट कहा जाता है। नीड नॉट को नीडंट, डज नॉट को डजंट। मैं चाहूंगा कि ई बुक भी आप पढ़ते चले, तो उससे स्पेलिंग भी आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। शैल नॉट, शांट, डिड नॉट, डिडंट, शुड नॉट, शुडंट, ऑट नॉट, ऑटंट, कुड नॉट, कुडंट, डेयर नॉट, डेरेंट, यूज्ड नॉट, यूज्डंट, मे नॉट, मेयंट, मस्ट नॉट, मस्टंट, ही इज को हिज, ही इजंट को हिज नॉट, शी इज को शिज, आई एम को आई एम, इट इज को इट्स, यू आर को योर, वी आर को वेयर, दे आर को देयर, इत्यादि। तो मैं चाहूंगा कि इस ऑडियो को बार बार सुने और प्रैक्टिस करें कि किस तरह से हम संकुचित वर्ड्स का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। हैव अ ग्रेट डे।